नमस्कार। संस्कृत ज्ञान ज्योत्सना में आपका स्वागत है। आज मैं भट्टनायक के रस संबंधी सिद्धांत को स्पष्ट करूंगी, जो भुक्तिवाद कहलाता है। भट्टनायक के मतानुसार विभाव आदि के संयोग से अर्थात भोज्य भोजक रूप संबंध से सामाजिक को रस की निष्पत्ति अर्थात भुक्ति होती है। भट्टनायक का यह मत सांख्य के सिद्धांत पर आधारित है। भट्टनायक ने अपने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने से पूर्व अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मत का पहले खंडन किया है और फिर अपने मत का प्रतिपादन किया है, जिसमें उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व साधारणीकरण जैसे प्रभावी सिद्धांत की सृष्टि भी की है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में भट्टनायक के मत को उद्धृत किया है, जिसमें अन्य आचार्यों के मत के खंडन को आचार्य मम्मट ने इन शब्दों में निरूपित किया है। वे कहते हैं, न ताटस्थेन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते। अर्थात रस की प्रतीति न तो तटस्थ रूप से होती है और न ही आत्मगत रूप से। रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर तटस्थ और आत्मगत का क्या अभिप्राय है, सर्वप्रथम इसे समझते हैं। भाव यह है कि काव्य या नाट्य से संबंध रखने वाले तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। पहला अनुकार्य अर्थात त्रेता युग के राम, द्वितीय अनुकर्ता अर्थात नट या एक्टर, और तीसरा सामाजिक या दर्शक। अनुकार्य या अनुकर्ता तटस्थ या उदासीन कहे जाते हैं तथा इन दोनों को रस की अनुभूति नहीं होती है। और तीसरा व्यक्ति है सामाजिक या दर्शक। आत्मगत रूप से भी रस की अनुभूति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आत्मगत मानने पर लज्जा, शोक आदि भाव उत्पन्न होंगे, तब हमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अतः भट्टनायक का मंतव्य है कि तटस्थ रूप से और आत्मगत रूप से रस की अनुभूति नहीं होती है। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि भट्टलोल्लट ने मुख्य रूप से तटस्थ राम आदि में और गौड़ रूप से तटस्थ नट में रस की उत्पत्ति मानी है, और ताटस्थेन नोत्पद्यते के द्वारा भट्टनायक कहते हैं कि भट्टलोल्लट का यह सिद्धांत ठीक नहीं है। तथा न ताटस्थेन रसः प्रतीयते के द्वारा शंकुक का सिद्धांत का निराकरण हो गया, क्योंकि शंकुक ने तटस्थ नट में रस की अनुमिति मानी है, परंतु अनुमिति तो केवल परोक्ष ज्ञान की होती है, जबकि रस की तो साक्षारात्मक अनुभूति होती है। मैं श्रृंगार रस का अनुभव कर रहा हूँ, इस बात की प्रतीति हर सहृदय को होती है। अतः भट्टनायक के अनुसार शंकुक का यह सिद्धांत भी ठीक नहीं है। नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नाभिव्यज्यते के द्वारा भट्टनायक अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि यह मत भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभिनवगुप्त ने
सामाजिक में रस की अभिव्यक्ति मानी है, लेकिन अभिव्यक्ति तो उस वस्तु की होती है जो पूर्व में विद्यमान हो, अर्थात अभिव्यक्त होने वाली वस्तु का अस्तित्व अभिव्यक्ति से पहले भी रहता है और बाद में भी रहता है। किंतु रस की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। रस तो केवल अनुभूति काल में रहता है, न तो वह रस अनुभूति के पूर्व रहता है और न ही अनुभूति के बाद में। अतः भट्टनायक का मत है कि अभिनवगुप्त का यह मत भी उचित नहीं है। इस प्रकार भट्टनायक ने उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और अभिव्यक्तिवाद इन तीनों का खंडन किया है और फिर अपने सिद्धांत भुक्तिवाद की स्थापना की है। भट्टनायक के मत को दो चरणों में विभक्त करके स्पष्ट करने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि भट्टनायक की रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अभिधा के अनंतर दो व्यापार होते हैं। पहला भावकत्व व्यापार और दूसरा भोजकत्व व्यापार। प्रथम चरण में भावकत्व व्यापार को स्पष्ट करूंगी तथा द्वितीय चरण में भोजकत्व व्यापार को। आइए इसे भट्टनायक के शब्दों में ही देखते हैं। वे कहते हैं, अपितु काव्ये नाट्ये च अभितातः द्वितीयेन भावकत्व व्यापारेण। अर्थात काव्य और नाट्य में अभिधातः द्वितीयेन, अभिधा शक्ति से भिन्न दूसरी शक्ति जो कौन सी है? भावकत्व व्यापार। अर्थात काव्य या नाट्य के अर्थ का ज्ञान हमें शब्द की अभिधा शक्ति से होता है, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन इस शक्ति के अलावा एक और विलक्षण शक्ति भी शब्द में होती है, जिसे भट्टनायक भावकत्व व्यापार कहते हैं। यह विलक्षण शक्ति भावकत्व व्यापार क्या करती है? इसे स्पष्ट करते हुए भट्टनायक कहते हैं, विभावादि साधारणीकरणात्मना। अर्थात विभाव आदि का साधारणीकरण करना ही जिसकी आत्मा है, अर्थात जिसका स्वरूप है, कार्य है। विभाव आदि से तात्पर्य है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। ये विभाव जैसे राम, सीता आदि तथा उनके अनुभाव वास्तव में तो व्यक्ति विशेष से ही संबंध रखते हैं। जैसे सीता की रति राम के प्रति तथा राम की रति सीता के प्रति होती है। किंतु साधारणीकरण के द्वारा व्यक्ति विशेष से संबंध की प्रतीति नहीं होती है, बल्कि साधारण रूप से व्यक्ति मात्र से संबद्ध रूप में प्रतीति होने लगती है। कहने का मतलब यह है कि शब्द के भावकत्व व्यापार के द्वारा व्यक्ति विशेष के साथ स्थापित संबंध को हटाकर काव्यार्थ का साधारणीकरण हो जाता है। तब सीता आदि की सामान्य कामिनी के रूप में प्रतीति होती है, अर्थात राम और सीता एक सामान्य नायक नायिका बन जाते हैं। जब विभाव आदि का साधारणीकरण हो जाता है तब क्या होता है? भट्टनायक कहते हैं, भाव्यमानः स्थायी। अर्थात तब रति आदि स्थायी भाव भी सामान्य हो जाते हैं, अर्थात वे भी स्वगत और परगत से रहित हो जाते हैं। तब सहृदय को रस की भुक्ति होती है।
यह भुक्ति कैसे होती है, इसे द्वितीय चरण में रस के भोग की व्याख्या से समझते हैं। भट्टनायक कहते हैं, सत्वोदेक प्रकाशानंदमय संवित विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते। अर्थात सत्व का उद्रेक होने के कारण प्रकाश तथा आनंदमयी अनुभूति के समान इसमें विश्रांति होती है। ऐसे भोग से यह भोगा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भोजकत्व व्यापार से सहृदय के हृदय में रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्व गुण का उद्रेक होता है। सत्व गुण प्रकाशमय और आनंदमय होता है। अतः सत्व गुण का उद्रेक होने पर ऐसी अनुभूति होती है जो प्रकाशमयी है और आनंदमयी है तथा इसमें विश्रांति होती है। अर्थात तब अन्य ज्ञेय बातों का ज्ञान नहीं होता है। सत्व गुण का यह उद्रेक प्रकाशमय, आनंदमय तथा वेद्यांतर्क संपर्क शून्य और साधारण आनंद के अनुभव से उत्कृष्ट होता है। इसी कारण इसे ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। यही रस का भोग है। इस प्रकार भोजकत्व व्यापार द्वारा सामाजिकों को रस का आस्वादन होता है और यही भट्टनायक का मत है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भट्टनायक ने अपने भुक्तिवाद की स्थापना के लिए अभिधा के अतिरिक्त भावकत्व और भोजकत्व नामक दो व्यापारों की कल्पना की है और ये दोनों ही व्यापार नवीन व्यापार हैं जिसकी स्थापना सर्वप्रथम भट्टनायक ने की है। अभिधा व्यापार के द्वारा काव्य का अर्थ मात्र समझा जाता है और भावकत्व व्यापार उस अभिधाजन्य अर्थ को परिष्कृत करके सामाजिक के उपभोग के योग्य बना देता है। अर्थात काव्य में अभिधा के द्वारा उत्पन्न अर्थ एक विशेष नायक नायिका की प्रेम कथा से संबंधित होता है, लेकिन उसमें सामाजिक के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तब भावकत्व व्यापार इस कथा में परिष्कार करके उसका व्यक्ति विशेष से जो संबंध था उसे हटा देता है और उसका साधारणीकरण कर देता है। तब उस कथा का सामाजिक से संबंध हो जाता है। तात्पर्य यह है कि राम में से रामत्व और सीता में से सीतात्व हटाकर राम जब एक साधारण पुरुष और सीता एक साधारण स्त्री मात्र रह जाती है, अर्थात जब उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं रहती हैं, वह एक सामान्य नायक नायिका के रूप में उपस्थित होते हैं, तब उनका प्रेम भी एक सामान्य दाम्पत्य प्रेम हो जाता है। अर्थात वहां पर व्यक्ति विशेष के संबंध का परिहार करके जब साधारणीकरण द्वारा वे एक सामान्य स्त्री रूप रह जाते हैं, यही कार्य भावकत्व व्यापार करता है। अब भावकत्व व्यापार द्वारा साधारणीकरण हो जाने के पश्चात भोजकत्व व्यापार उस साधारणीकृत विभावादि का रस के रूप में भोग करवाता है। तात्पर्य यह है कि भावकत्व व्यापार केवल साधारणीकरण तक सीमित है और भोजकत्व व्यापार रस का भोग करवाता है। तात्पर्य यह है कि भोजकत्व व्यापार के द्वारा रजोगुण और तमोगुण ये दोनों दब जाते हैं और तब
सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है और सत्व गुण का उद्रेक होने पर सामाजिक आनंद का अनुभव करता है। वह विगलित वेद्यांतर हो जाता है, अर्थात तब उसे अपने आसपास स्थित अन्य किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता है, केवल उसे आनंद का अनुभव होता है। वह आनंद ब्रह्मानंद सहोदर के समान होता है और यही आनंद का अनुभव ही रस की अनुभूति है और जो भोजकत्व व्यापार के द्वारा प्राप्त होती है। यही भट्टनायक का मत है, जिसे हम भुक्तिवाद के नाम से जानते हैं। भट्टनायक का यह सिद्धांत विद्वानों के मध्य अधिक समादृत नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने भावकत्व और भोजकत्व नामक नवीन व्यापारों की अभिकल्पना की थी। किंतु फिर भी भट्टनायक का साधारणीकरण का जो सिद्धांत था वह सभी के द्वारा मान्य हुआ और वही उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है।